नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, गुरु घंटाल गंगाराम पार्ट 2। दूसरी ओर हे तो पंडित चंगाराम जी, अब मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूँ आपसे। खकम खकैया का अर्थ बताइए। खकम खकैया? इधर चंगाराम हो रहा था पसीने पसीने और उधर भीड़ चिल्ला रही थी, हमारा पंडित जीत गया, पंडित मूर्खानंद पांडे की जय, रामपुर का पंडित हार गया। बेचारा सीधा साधा भोला भाला चंगाराम पंडित मूर्खानंद पांडे और उसके चेलो चांटों द्वारा अच्छा मूर्ख बना। निकालो पंडित, अब यह कपड़े भी तुम्हारे नहीं हैं, तुम हार गए हो। पंडित मूर्खानंद के दोनों मुस्टंडे चेले जबरदस्ती चंगाराम के कपड़े उतारने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी, ठहरो, शास्त्रार्थ तो आपने मुझसे करना था पंडित जी, मेरे भैया से नहीं। भैया तो खेती बाड़ी करते हैं, वह तो सीधे साधे किसान हैं, उन्हें मूर्ख बनाकर ठगते हैं आप। आ जाओ, तुम्हें भी धूल चटा देंगे हमारे पंडित जी। घबराओ नहीं भैया, अभी ठीक करता हूँ इस पंडित और इन चेलों को। इस गांव के लोग बुद्धि के मामले में कोरे लगते हैं, मगर पंडित मूर्खानंद धूर्त है, इसे धूर्तता से सबक सिखाना होगा। चलिए पंडित जी, पहले आप ही कुछ पूछिए। अगर मैं हार गया तो हम दोनों भाई जिंदगी भर चाकरी करेंगे आपकी, और अगर आप हार गए तो आपका सब कुछ हमारा होगा। कहिए, मंजूर है ना? अरे क्या बक रहा है गंगू? मंजूर है। इस कबूतर को भी फटाफट उड़ाता हूँ, फिर इनका सारा माल मेरा ही होगा। हा हा हा। और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। पंडित मूर्खानंद ने पहले की तरह ही कहा, बाल खाल हाल चाल माल काल। बता बेटा, अर्थ बता इसका। अरे तू क्या अर्थ बताएगा, इसका अर्थ तो मुझे भी नहीं मालूम। अरे वाह, तो यह कहानी आपको भी मालूम है? आप वाकई गुणी व्यक्ति हैं पंडित जी। खैर, मैं आपको पंचों के बीच पूरी कहानी बता देता हूँ। कहानी? तो सुनिए सज्जनों, एक बार की बात है, एक चोर ने एक सेठ के घर चोरी की। चोरी में बहुत सारा माल मिला। माल लेकर चोर सीधा अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा, जहाँ वह अकेला रहता था। घर पहुंचकर माल की गठरी साथ लिए वह चारपाई पर लेट गया और उसने सोचा एक बीड़ी ही पी लूं। उसने बीड़ी जलाई और बीड़ी पीने लगा, किंतु बीड़ी के कश मारते हुए अचानक उसे नींद आ गई। जलती हुई बीड़ी चारपाई पर गिर पड़ी। जब तक चोर की आंख खुलती, बिस्तर के साथ साथ उसके कपड़ों ने भी आग पकड़ ली थी। चोर झोपड़ी से निकलकर भागा, किंतु भागते भागते भी वह चोरी किए माल वाली गठरी साथ लेना न भूला। बचाओ बचाओ। घबराहट में उसे यह भी ख्याल न रहा कि वह सूखा कुआं है। वह पानी में छलांग लगाकर आग बुझाने के मूर्खतापूर्ण विचार से कुएं में कूद पड़ा। तब तक उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस के बहुत से लोग जाग चुके थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने चोर को कुएं में कूदते देख लिया था, अतः वह तुरंत ही कुएं की ओर लपके। मगर जब तक वे कुएं के पास पहुंचे, चोर के बाल भी जल गए थे और उसकी खाल भी जल गई थी। वह किसी को हाल चाल बताने के काबिल भी न रहा था। उसका माल चारों तरफ बिखर गया था, और इससे पहले कि लोग चोर को कुएं से निकालने के लिए कुएं में उतरते, चोर का काल आ गया और उसे निकल गया। चोर की जीवन लीला छीनकर भगवान ने उसे चोरी करने की सजा दे दी थी। गंगाराम ने जैसे ही अपनी कहानी पूरी की, धामपुर के लोगों ने कानाफूसी होने लगी। का भाई गिरधारी, कैसन लगी कहानी? बिल्कुल ठीक। हमार पंडित जी तो कभी ऐसन कहानी सुनाए नहीं भैया। गंगाराम की धाक अपने ही गांव में जमती देखकर पंडित मूर्खानंद पांडे को बड़ा क्रोध आया, किंतु गुस्से पर काबू रखते हुए वह बोले, तुम हो तो समझदार पंडित गंगाराम, मगर अब जरा खकम खकैया का अर्थ भी बता दो, तब जाने तुम सचमुच ही थोड़ी बहुत बुद्धि भी रखते हो। पंडित मूर्खानंद पांडे की बात सुनकर गंगाराम ने बड़े जोर से कहकहा लगाया, हा 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 हा। फिर बोला, पंडित मूर्खानंद पांडे जी, अर्थ तो मैं बता दूंगा, मगर यह मंत्र तो पूरा बोलिए। आए? अब तो पंडित मूर्खानंद पांडे लगे बगले झांकने। हे भगवान, क्या यह सचमुच ही कोई मंत्र है? मुझे तो आज तक मालूम ही नहीं था। भीड़ में फिर से खुसर फुसर होने लगी। यूँ पंडित सयाना रही, मंत्र पूछत है। हमार पंडित को यूँ मंत्र नहीं आवत रही। आज तो ऐसन मालूम देत हमार पंडितवा जो कुछ हमार हिया से खावत पावत रही, सब हराम हो जाई।
पंडित मूर्खानंद पांडे की बोलती बंद देख आखिरकार गांव के सरपंच को ही कहना पड़ा, पंडित गंगाराम जी, हमारा ख्याल है हमारे पंडित जी को पूरा मंत्र नहीं आता, आप ही पूरा मंत्र सुना दीजिए। ठीक है, तो फिर सुनिए। शुरू से मंत्र इस प्रकार है। जोतम जुतैया, बोवम बोवैया, सीचम सिचैया, गोडम गुडैया, कटम कटैया, पीसम पिसैया, गुथम गुथैया, परोसम परसैया, खखम खखैया। अब जरा इसका अर्थ भी सुन लीजिए। पहले खेत जोता जाता है, फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई होती है, उसके बाद गुड़ाई की जाती है, फिर कटाई की जाती है, फिर गेहूं पिसवाया जाता है, तब आटा गूंथा जाता है, फिर आटे की रोटियां परोसी जाती हैं, तब आखिर में रोटी खाई जाती है और खाने को ही कहते हैं खखम खखैया। पंडित गंगाराम तो बड़े ज्ञानी विद्वान हैं भैया, सच कहते हो भैया, ऐसन पंडित की तो जय जयकार होनी चाहिए। उफ, यह गंगाराम तो बड़ा ही गुरु घंटाल है, मेरे ही गांव में मेरी अच्छी किरकिरी करवा दी। अब क्या करूं, कौन सा प्रश्न पूछूं? क्यों पंडित मूर्खानंद जी, और भी कुछ पूछना है या मानते हैं हार? पंडित मूर्खानंद पांडे का हौसला तो यद्यपि पस्त हो चुका था, मगर फिर भी आखिरी बार हिम्मत करके एक प्रश्न पूछने का निर्णय कर उन्होंने कहा, हाँ, अभी एक प्रश्न और पूछना है। इस बार तो बेटा ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि तुम्हारे देवता भी भाग खड़े होंगे, मगर ऐसा प्रश्न क्या पूछूं मैं जिसका कोई सिर पैर ही ना हो? अरे हाँ, सिर पैर, यही तो ठीक रहेगा, सिर पैर आगे लगा दूं। खैर, ही। और मन ही मन अपनी बुद्धि की सराहना करते हुए पंडित मूर्खानंद ने अपना आखिरी व ऊट पटांग बेसिर पैर का सवाल यूं दागा, सिर पैर खैर, ही, इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, तू क्या बताएगा पंडित गंगाराम? मगर पंडित मूर्खानंद पांडे बेचारा नहीं जानता था कि वह शेर है तो गंगाराम सवा शेर, वह चालाक है तो गंगाराम महाचालाक। पंडित मूर्खानंद के प्रश्न के जवाब में मुस्कुराया गंगाराम और बोला, मुझे मंजूर है, पर बड़े भैया से पूछना पड़ेगा। आए, इस कमबख्त ने क्या मतलब लगा लिया मेरी बात का? मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। पंडित मूर्खानंद पांडे गंगाराम की बात का मतलब समझने की चेष्टा ही कर रहा था कि तभी सरपंच जी ने गंगाराम से कहा, पंडित गंगाराम जी, भाई हमें भी तो बताइए अपनी बात का मतलब। जरूर, मगर यह बात ऐसी है कि पंडित मूर्खानंद जी की इजाज़त मिलना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात कहकर गंगाराम ने शरारत भरे अंदाज में पंडित मूर्खानंद की ओर देखा और बोला, क्यों पंडित जी, बता दूं? जरूर। गंगाराम को अर्थ बताने के लिए कहकर पंडित मूर्खानंद पांडे बड़े खुश थे, यह सोचकर कि मैं सब समझता हूँ बेटा, इस बार तू फंस गया जाल में, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा, तभी नाटक नखरे कर रहा है। मगर जब आपने इजाज़त दे ही दी है तो बता ही दूं, किंतु ऐसी बातें हम लोग घर पर ही करते तो ठीक रहता। खैर, जब आपने इजाज़त दे ही दी है तो सुनिए पंचजनों, मनुष्य के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा है सिर, जिसमें आँख, कान, नाक, मुंह और दिमाग होता है। मतलब यह है कि आदमी के शरीर में सिर ही सबसे बड़ी दौलत है, और पैर आदमी के शरीर का वह हिस्सा है जिससे आदमी चलता फिरता घूमता है। तो मतलब यह है कि पंडित मूर्खानंद जी अपने घर की किसी चलती फिरती चीज को हमें अपनी समस्त दौलत के साथ देकर अपने सिर का बोझ हल्का करके अपनी खैर मनाना चाहते हैं। तो सज्जनों, पंडित मूर्खानंद जी के यहाँ चलती फिरती गतिशील तो सिर्फ इनकी कन्या है। पंडित जी अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं, दहेज में अपना सब कुछ हमें दे देंगे। आए? अरे नहीं, अब अपने बड़े भैया के होते मैं कैसे पहले विवाह के लिए हाँ कर सकता हूँ, और भैया से पूछे बिना उनके विवाह के लिए कैसे हाँ भर दूँ? इतना कहकर गंगाराम ने अपने भाई चंगाराम की ओर देखा और कहा, क्यों भैया, आपने पंडित मूर्खानंद जी की कन्या तो देखी ही है, हाँ कर दो, तुमसे उसका विवाह करवा कर पंडित जी अपने सिर का बोझ हल्का कर लें। अब तुम भी यही कहते हो तो भैया मैं कैसे इनकार कर दूं? हाय, मैं लुट गया। चंगाराम ने अपनी बात पूरी ही की थी कि बधाई हो पंडित जी। सच पंडित जी, चंगाराम जैसा नेक जमाइन फिर नहीं मिलेगा, और फिर राशि भी तो एक ही है दोनों की। अरे नेक काम में देरी कैसी पंडित जी, मैं कहता हूँ आज
बल्कि अभी कर दो ब्याह चंपा का। गंगाराम के उत्तरों ने पंडित मूर्खानंद पांडे की बोलती तो बंद कर ही दी थी, हौसला भी पस्त कर दिया था। और फिर एक के बाद एक लोगों ने बधाइयाँ देनी शुरू की तो पंडित मूर्खानंद के सामने चंपा का विवाह चंगाराम से करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया। उसी दिन बड़ी धूमधाम के साथ चंपा व चंगाराम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद आए दुल्हन और दहेज के साथ तुम तो चले रामपुर, मगर भैया हमें तो ननिहाल जाना था, वहाँ के हालचाल मालूम करने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे देवर जी, यह छोटा सा काम तो आप ही कर दो ना। चंपा ठीक कह रही है गंगू, ननिहाल का हाल तू ही मालूम करा भैया। मुझे तो अभी घर पहुंचकर पिताजी की डांट भी सुननी पड़ेगी। बिना माँ और पिताजी को खबर किए गुपचुप ब्याह करके दुल्हन ले जा रहा हूँ। हाँ, मगर चांद सी भाभी लेकर जा रहे हो भैया, देख लेना माँ और पिताजी नाराज नहीं होंगे। चंगाराम जब दुल्हन व दहेज के साथ रामपुर पहुंचा तो उसके मामा भी श्यामपुर से रामपुर अपनी बहन के पास पहुंचे हुए थे। तुमने बेकार चिंतित होकर चंगाराम गंगाराम को भेजा बहन। अरे इस बार तो इतनी फसल हुई कि सारे दुख दूर हो गए। बहुत सारा बेचने के बाद भी अनाज का इतना ढेर लग गया कि साल भर खाओ तो भी खत्म ना हो। पंडित मंगाराम व उसकी पत्नी प्रसन्न तो पहले से ही थे, अतः जब चंगाराम चांद सी चंपा को लेकर रामपुर पहुंचा तो पंडित मंगाराम, उसकी पत्नी तथा चंगा गंगा के मामा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे वाह रे चंगा, तू तो छुपा रुस्तम निकला, दुल्हन तो लाखों में एक लाया है। हाय, नज़र न लगे मेरी बहू को, कितनी सुंदर है। बधाई दे साले, हमारे सीधे साधे बुद्धूराम चंगा ने जिंदगी में पहली बार टेढ़ा काम किया है, मगर किया बहुत खूबसूरत। और दूल्हे दुल्हन के स्वागत सत्कार का शोर शराबा व हंगामा जब शांत हुआ तो अरे चंगा, गंगा को अकेला कहाँ छोड़ाया तू। पंडित मंगाराम को गंगाराम का ख्याल आया तो सही, मगर बड़ी देर में। किंतु गंगाराम को भला कब किसी बात का ख्याल रहता है जो रहता। वह तो दिन दुनिया से बेखबर एक पेड़ के नीचे खर्राटे भर रहा था। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।